दोस्तों नमस्कार। चुनाव का माहौल जो है इस वक्त सरगर्मियां लगातार जोरों पर है और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं हुक्के पर चर्चा लेके। हमारे साथ हमारे भाई हैं अनिल भाई, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ चल रहा है और किस तरफ जो है इस वक्त रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है? माहौल जी बहुत बढ़िया हो रहा है और अब की बार इंडिया गठबंधन जो है ना वो एक तरफा जीतेगा। बीजेपी की जो लहर थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनके जो वादे थे वो सारे खोखले निकले। चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, सब के सब जिन्होंने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो अब की बार इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जबकि बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार का नारा इस वक्त जो देते हुए नजर आ रही है, उसका क्या कुछ कहना है आपको? देखो, 400 पार का नारा उन्होंने इसलिए दिया है कि भाई हाँ हम हार रहे हैं, कि लोगों की सहानुभूति की हम 400 पार है। जैसे हरियाणा के अंदर 75 पार का नारा दिया था, आई 75 पार, 40 सीटें आ गई। तो ऐसे भी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि बार कोई 400 पार नहीं, 200 भी पार नहीं होगा। अच्छा, हरियाणा में अब की बार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है एक तरफा आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे कांग्रेस से लिए गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हरियाणा का जो माहौल है ना, आप एक भी ऐसा कैंडिडेट बता दो मेरे को बीजेपी का जिसका विरोध ना हो रहा हो। हर जगह गांव में घुसने नहीं दे रहे, एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका विरोध नहीं हो रहा। उनको तो वोट कहाँ मिलेंगे? और जितने भी कैंडिडेट, ज़्यादातर 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस से लिए हुए उन्होंने, अपना तो कैंडिडेट भी नहीं मिला इनको उतारने के लिए। तो अब की बार बीजेपी की तो हरियाणा बिल्कुल नकार चुका है। हरियाणा में शायद ही 1 या 2 सीट आएगी ना, 8 की 8-9 सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी। अच्छा, अब की बार जो कहा जा रहा है कि एक तरफा जो है बीजेपी ने जो काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात लें या फिर धर्म विरोधी जो बातें चल रही हैं, उनको लेके आपका क्या कुछ राय है? तो बीजेपी का तो शुरू से ये मोटो रहा है, वो बात राम मंदिर के नाम पर करते हैं, सैनिकों के नाम पर करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर करते हैं, जात नॉन जात की बात करते हैं। इससे अलग कुछ उनके पास मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने के लिए। काम के ऊपर वोट मांगो ना, बता दो आज तक क्या काम किया है। काम के ऊपर वोट मांगते ही नहीं। अब ये राम मंदिर का मुद्दा इसीलिए लेकर आए थे कि इसकी सहानुभूति हमें मिलेगी, लेकिन लोग समझ चुके हैं। पहले वाले लोग अनपढ़ नहीं रहे कि पहले वोट देते थे धर्म के नाम पर, लेकिन अब जो है ना मुद्दे के नाम पर वोट पड़ेगी जी। अच्छा, हमारे गांव में, हमारे समाज में एक कहावत होती है कि कोई भी मंदिर आधा अधूरा जो है उसकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन राम मंदिर में कुछ ऐसा देखने को मिला कि आधे अधूरे राम मंदिर में जो स्थापना हुई है, तो इसके बारे में क्या कुछ है? वो राम मंदिर की स्थापना किस लिए करी गई है, उसका जो उद्घाटन जल्दी हो गया कि काम पूरा भी नहीं हुआ और उसकी पूजा स्टार्ट होगी, वो इसलिए हुए है कि वोट बटोरने के लिए, कि हाँ राम मंदिर के नाम पर हम वोट मिल जाएगी, इसलिए उसका उद्घाटन कर दिया आनंद फानन में। वहाँ के जो पुजारी है वो कह रहे कि अभी काम नहीं हो लिया, अब लोग पूजा करने लग रहे हैं। ऊपर पुजारी के नाम है मिस्त्री, वो लग रहे हैं, वो सारा ऐसे डल रहा है। मंदिर हम किस लिए उसको इसलिए पूछते कि वो पूजा स्थान होता है, वहाँ हम अपने चप्पल जूते निकाल के जाते हैं, हम वहाँ पूजा करने के लिए, लेकिन मिस्त्री जूते पहन कर ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये तो देखने वाली बातें हैं कि उन्होंने राम का नाम भी वोट मांगने के लिए आगे कर दिया। सरकार ने सरकार एक योजना लेकर आई थी अग्निवीर, जबकि सैनिक जो हमारे देश में पहले भी थे, कोई उनका अपमान भी नहीं था, किसी भी तरह से कोई कमी भी नहीं थी हमारे देश को। अगर हम कहें कि ये जो बड़ा बदलाव जो हुआ है अग्निवीर को लेके, ये ऐसा क्यों हुआ है? देखो, अग्निवीर को लेकर लो अपने जो युवा साथी है उनको एक लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ पे अग्निवीर में आइए और नौकरी करें। 4 साल क्या होता है? 4 साल में तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती और हमें उसको लेकर सीधा ही हमें उसको बॉर्डर पे भेज देते हैं। क्या वो लड़ पाएंगे? जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो देश की रक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और 4 साल के बाद क्या करेंगे वो, ये बताओ। इन्होंने तो अग्निवीर का नाम लेकर जितने भी इनके एमएलए है, एमपी है या संघ के आदमी हैं, उनके चौकीदार के लिए उनको लोग मिल गए, बाद में उनको चौकीदारी की नौकरी देंगे ये, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कितना सफल वो नारा हुआ है? वो तो जी आपके सामने ही है। हमारी जो बहनें हैं वो साक्षी मलिक है और वो वहाँ धरने पे बैठे थी, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। एक पुलिस वाले पकड़ के जेंट्स उनको खींच रहे हैं, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो कहाँ से बेटी बचेगी, कहाँ से पढ़ेगी? देश में किसानों के साथ क्या कुछ हुआ? किसानों का तो जी सबके सामने है। जब आंदोलन हुआ था पूरा देश यहाँ सिंघू बॉर्डर पे था,
उसके इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया कि हम किसानों की सारी बात मानते हैं और स्वामीनाथन भी हम रिपोर्ट लागू करेंगे, 3 काले कानून भी जो हम वापस कर रहे हैं और इनको फसल का जो है MSP पे दाम देंगे। कहाँ हुआ आज भी किसान धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। कितने किसान हम पहले शहीद हुए थे, अब शहीद हो गए। बॉर्डर ऐसे सील कर दिया जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, ऐसे सील कर दिया, लोग परेशान हो रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेवार? बीजेपी सरकार। जब ये वादे सरकार में आने से पहले करती थी वादे कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे या किसानों को MSP पे फसल खरीदेंगे, सरकार बनने के बाद जैसे कुछ भूल गए, कोई वादा पूरा नहीं करा इन्होंने किसानों के लिए। आज के टाइम में बीजेपी सरकार में गरीब आदमी दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो आज के टाइम में धरने पर नहीं है। तो आप किसी भी महकमे में उठा कर देख लीजिए, हर एक आदमी धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ है ही नहीं, बस खाली अपनी वोट लेनी है, जीतना है, अपने मौज मस्ती करनी, इससे अलग कुछ नहीं करते। तो अब की बार फिर जो बीजेपी की हालत होने वाली है वो कहाँ रहेगी और किस हम उस पर देख रहे हैं 70 पर 200 मेरे ख्याल 200 भी नहीं पार कर पाएगी। तो लगता है सरकार भी नहीं बन पाएगी फिर। सरकार का तो मतलब ही नहीं होता। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरह कामयाब होगा। बिल्कुल कामयाब है जी। लोग जो है ना संविधान बचाने के लिए अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। अब की बार भी अगर बीजेपी आ गई तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू किया था उसको ख़त्म कर देंगे और ना ही इलेक्शन होंगे देश के अंदर। जो कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको किसी न किसी उसमें फंसा के अंदर कर देते हैं, और जो जिसके प्रति आप वो आरोप लगाते हैं वो बीजेपी में चला जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। ये कौन सी मशीन ले रहे बताओ? कितने आप उदाहरण उठा के देख लीजिए जिनके खिलाफ ये बोलते थे, नीतीश के खिलाफ, अशोक चौहान के खिलाफ, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये बोलते थे कि अशोक तंवर है कि भाई ये इन्होंने करप्शन किया है, घोटालेबाज किया है, और बीजेपी ज्वाइन करते वो ठीक हो गया। नवीन जिंदल का मामला देख लीजिए आप। अच्छा, कहते हैं कि जो न्याय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो माननीय कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है, वो एक तरह से माना जाता है कि भाई आम आदमी को न्याय देने के लिए कामयाब होता है। लेकिन अब न्याय प्रणाली भी जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका क्या कारण है? न्याय उसको भी जो क्या नाम है साफ सुथरी बात करता है उसकी बदली कर देते हैं। अब दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन को जमानत मिल रही थी, जज को ही बदल दिया, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? ये तो पूरे देश को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, बस जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा। जितना ढीला करेंगे इसको इतना छोड़ दे, लेकिन बाकी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। आज के टाइम में बीजेपी ने क्या नहीं, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, समंदर बेच दिए, यहाँ तक कि लाल किला भी बेच दिया, और इससे ज़्यादा अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी सरकार का जो 400 पार का जो नारा है अब की बार वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं झूठे दावे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अभी यहाँ पर हमारे कुछ और भी साथी हैं, हम उनसे भी उनकी राय एक बार जरूर लेना चाहेंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? सुनील तुसीर। सुनील भाई, क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ आपकी बार क्या नजर आ रहा है सरकार में? सरकार तो आएगी मुश्किल है भाई सेंटर में। जहाँ लग रहा है हरियाणा में 10 में से 5 से 8 सीट कांग्रेस को जा रही है, जो माहौल दिख रहा है। यहाँ हमारे इधर से ब्रह्मचारी जी कम से कम भी लाख वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी हो रहेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी जो नारा दे रही 400 पार का नारा, उसका क्या कुछ रहने वाला है? 400 तो खाली किताबों में, जैसे 75 पार होता है वैसे 400 पार हो जाएगा भी इनका। वो 75 पार भी था, भी 400 पार भी ऐसे देख लेना। लास्ट में जोड़ तोड़ की सरकार ही बननी है, और वो जोड़ तोड़ में भी पूरा जोर ही लग जाएगा, बनेगी नहीं। इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से आएगा अपनी बार। लेकिन अभी जो इलेक्शन से पहले जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा है, इसके बारे में क्या कहेंगे अनिल भाई? देखो, 4.5 साल इन्होंने मलाई खाई बैठ के, अब इलेक्शन का टाइम आ गया तो ये लोगों की नज़र में तो गठबंधन टूट गया है, अंदरूनी खाते गठबंधन नहीं टूटा है। कि इन्होंने क्या किया कि भाई जाट वोट जो है ना वो बीजेपी पे कम जा रही है, तो जेजेपी को अलग करके कि ये जाट वोट अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसको अलग कर दे और हमारा आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अब की बार लोग समझ चुके हैं, ना तो वो बीजेपी को वोट देंगे ना वो जेजेपी को वोट देंगे, वो इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। तो अब की बार फिर लग रहा है कि बीजेपी जेजेपी का फिर से गठबंधन होने की उम्मीदें हैं। वो तो है ही, गठबंधन तो है ही, गया कहाँ है? वो तो लोगों की नज़र में तो हटा है, अंदरूनी खाते तो गठबंधन है ही उनका।
और एक तरफ जो है केजरीवाल को जो है अंदर जेल में डाल दिया गया है, उनको जो है जमानत तक नहीं लेने दी जा रही। इसके पीछे क्या कुछ मुद्दा है? देखो, एक केजरीवाल ऐसा शख्स है जो जिससे मोदी डरता है, और कहीं केजरीवाल पासा ना पलट ले इसलिए उसको जेल के अंदर डाल दिया। आप मेरे को ये बताओ कि उनके खिलाफ जो आरोप लगा थे, कोई एक पैसे का कहीं सबूत मिला है? एक भी पैसे का सबूत नहीं मिला, एक भी पैसा रिकवर नहीं हो लिया, लेकिन उसको जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? कहीं वो प्रचार करे और इंडिया गठबंधन की उसके प्रचार से सीट बढ़े, लेकिन ये पासा बीजेपी के उल्टा पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जो है केजरीवाल और इंडिया गठबंधन जीतेगा। ऐसी हरियाणा के अंदर है, हमारा क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता जो है कुरुक्षेत्र से लड़ रहा है, एक तरफा ये माहौल बना हुआ है, एक तरफा जीतेगा। ऐसे पंजाब के अंदर 13 की 13 सीटें केजरीवाल जी की आएंगी। करनाल में भी कुछ जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो इस वक्त नजर आ रहे हैं खट्टर के खिलाफ, जो है बिल्कुल साफ तौर पर बातें समझ में आ रही हैं कि कहाँ कुछ ना कुछ तो बातें जो है वो निकल के आ रही, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, करनाल में जो है खट्टर को आप ये बताओ 9.5 साल मुख्यमंत्री हो गया, उसको एकदम से हटाने का क्या मतलब हुआ? अगर वो इतना अच्छा मुख्यमंत्री होता, उन्होंने हरियाणा के अंदर काम किए होते तो उसको हटाते थोड़ी। लेकिन उन्होंने बीजेपी ने सर्वे कराया ये कि हाँ खट्टर ने कोई काम नहीं कर रखा, तो इसको हटा के हम नॉन जाट जो है ओबीसी का कोई चेहरा लेके आए, जिससे हम ओबीसी की वोट अपनी तरफ खींच पाए। लेकिन खट्टर भी अब की बार करनाल से हारेगा और बीजेपी भी का भी बिल्कुल पूरा साफ होगा जी। लेकिन जो अब की बार जो नजर आ रहा है कि अनिल विज एक बहुत बड़े नेता थे इनकी पार्टी में, उनको भी दरकिनार कर दिया, उनकी भी कोई इज्जत नहीं रखी गई, उनको पार्टी में भी शामिल नहीं किया गया, पार्टी से भी बाहर किया गया है। लेकिन अनिल विज आज भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी का एक हिस्सा हूँ, तो उससे क्या कुछ कारण है कि वो आज भी दब कर बैठे हुए हैं? देखो, दबने का कारण जो है ना वो ईडी और सीबीआई है। इन्होंने इतने 9.5 साल हो गए, उन्होंने जो करप्शन जो कर रखे है, उन्होंने ये डर है अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो हम जेल के अंदर चले जाएंगे, तो इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, बीजेपी से अलग नहीं चाहूँगा, आप चाहे मेरे को कुछ जिम्मेवारी दो या ना दो, मैं बीजेपी में रहूँगा। मेन कारण सीबीआई और ईडी है। अच्छा, हम बात करें आम आदमी पार्टी के चेहरे, जैसे आप हो या फिर हम देवेंद्र गौतम की बात करें या फिर कुछ और जो प्रत्याशी हैं वो भी हैं, मोहनलाल बड़ौली की बात करें तो वो भी सोनीपत से हैं, और फिर अगर सतपाल ब्रह्मचारी की अगर मैं बात करता हूँ तो सोनीपत से भी नहीं है, फिर भी वो एक नया चेहरा सोनीपत में लेके आने का कारण क्या रहा? देखो, वो तो कांग्रेस ये सीट जो है कांग्रेस के जिम्मे आई थी, वो कांग्रेस से किसको उतारती है, लेकिन है तो सोनीपत लोकसभा का चेहरा, सोनीपत लोकसभा से तो बाहर का नहीं है। बीजेपी तो बाहर के कैंडिडेट को उतारती है। लेकिन मोहनलाल बड़ौली तो सोनीपत के प्रत्याशी और सोनीपत से ही है। मोहनलाल तो सोनीपत के है। हाँ। आप इशार से देख लो, रणजीत चौटाला को जो उतारा है वहाँ से कुलदीप बिश्नोई भी थे और भी बहुत सारे चेहरे थे उनके, लेकिन उसको उतारा वहाँ अरविंद शर्मा है, उसको रोहतक से उतार दिया। तो चेहरे की बात नहीं है, लेकिन जो अपना ब्रह्मचारी है वो सोनीपत लोकसभा के अंदर ही आता है, और कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन अच्छा आदमी है ब्रह्मचारी है कि ऐसा बात नहीं है, कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है उसके पास, लोगों के मिलनसार है, लोगों के प्रति हमेशा सेवा भाव में तत्पर रहता है, और लोगों का मन बना चुके हैं कि अब की बार ब्रह्मचारी और कांग्रेस को ही जिताएंगे यहाँ से। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक हो जाना चाहिए इस वक्त? एक ही है जी, ये सच्चाई है। हाँ, इंडिया गठबंधन एक ही है, और बिल्कुल तय दिल से जो है कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, और सोनीपत के अंदर मेरा ये मानना है कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगा जी। अच्छा, सतपाल ब्रह्मचारी तो जो है वो हरिद्वार से हैं, तो क्या फिर जो काम यहाँ होंगे वो काम करवाने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा? नहीं, हरिद्वार क्यों है, उनका गांव जुलाना के अंदर पड़ता है। गांव में तो वो रहते ही नहीं, काफी लंबे समय से वो हरिद्वार में है। ऐसे तो अब पिछली बार दिल्ली में हंसराज हंस को पंजाब से लेके यहाँ लेके आए थे, उन्होंने बताओ कौन सा काम कराया। तो दोस्तों, ओके पर चर्चा है, और सरकार अभी कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे जितने भाई हैं और भी भाई बैठे हैं, आप कुछ बोलना चाहिए? क्या नाम है बड़े भाई आपका? नरेश नरेश भाई, क्या कहेंगे, सरकार कहाँ नजर आ रही है इस वक्त? कांग्रेस की आ रही है भाई साहब।
क्या कारण है कि लोग बीजेपी को जो है अब एक दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं? तो काम नहीं करे कोई भी गांव में कहीं से भी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने सारे काम हमने ही किए हैं। कहाँ किए काम? कह रहे गाँव में चाहे गलियां बनने का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे सीवर का काम हो। हमने तो देखा नहीं। देखो भाई, अब गांव से ही हैं तो भाई ने कहा कि कोई काम ही नहीं हुए, तो फिर किस बात के लिए? अभी तो ये तो गांव का समीकरण चालू हो रहा है और शहर में जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। अगर बारिश अगर आज हो जाती है तो पूरा शहर तालाब बन जाता है और फिर बहाना क्या लगाया जाता है कि मेयर जो है वो कांग्रेस से है। एक मेयर, छोटी सी एक बहुत छोटी पोस्ट है शहर में, वो अकेला क्या करेगा जब सरकार जब उसके हाथ में कुछ नहीं देगी। तो इसके बारे में अब आपका क्या कहना है, आपके क्या कमेंट्स है? मैं जानना चाहूंगा। कुछ और भी भाई यहाँ बैठे। भाई साहब क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है भाई? अमित नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? क्या लग रहा है सरकार का? इस सरकार अभी किसी की भी नहीं बन सकती, फिलहाल किसी का भी नहीं है कि कांग्रेस बने बीजेपी बने, अभी किसी का नहीं बने। अगर आपका हम पर्सनल मत जाने तो आप किस और क्या सोचते हैं? भाई अभी तो देखेंगे, माहौल देखेंगे किस तरफ क्या रुख बैठता है, उस तरफ डालेंगे, फिर सोच समझिए अपने समाज से मिल के बात करके। तो भाई अभी जो है चारों तरफ सरगर्मियां लगातार चालू हैं, समय बहुत कम रह गया है और सभी प्रत्याशी जो है जोरों शोरों पर लगे हुए हैं और जोरों शोरों पर जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन जो है सरकार बनाएगा, किसके हाथ क्या होगा और कौन जो है जनता का साथ दे पाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।